नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, जो मुद्दा हमारा कृषि बिल से संबंधित रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने सबने देखा होगा कि गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर के यहाँ पर कृषि बिल है उसको रिपील करने की बात कही है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को हम बात करेंगे परिचर्चा 9 में। नमस्ते, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अतुल जी आपका और अशोक जी आपका भी। अशोक जी के बारे में अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो अशोक जी दिल्ली में रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और अतुल जी जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में ये अध्ययनरत हैं। तो अशोक जी और अतुल जी हम जो आज डिस्कस करेंगे वो मुद्दा है यहाँ पर जो कृषि बिल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो लिया गया है, इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। ये मुद्दा किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद हो सकता था या नहीं हो सकता था, जिसको लेकर के देश भर के किसानों ने एक लंबा आंदोलन किया है। उस आंदोलन का अगर हम ट्रस्ट देखें वहां पर, तो हमारे लिए कई सारी जाने गई हैं, 700 से ज्यादा लोगों के यहाँ पर किसानों की। और उसके बीच में बहुत सारे ऐसे नरेटिव्स की भी बात कही गई, बहुत सारी चीजों को लेकर जिक्र आया। लेकिन हम इन सभी मुद्दों से दूर हटके हम उन बातों को बात करेंगे जो कि संवैधानिक है, कानूनी रूप से है, और क्या परिणाम हो सकता था अगर ये आता तो, और अगर नहीं आया तो आगे क्या रास्ता निकलेगा इन सारे कानूनों को लेकर के। तो आज के इस चर्चा में इन्हीं सारी बिंदुओं के आधार पर हम बात करेंगे। तो अशोक जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये आपने बकायदा यूपीएससी के आप छात्र हैं और आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा भी होगा। तो ये कानून क्या था और किन परिस्थितियों में इसको लेकर के आया गया था कानून को, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। तीनों कृषि कानून जिसे सरकार एक बहुत ही कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कदम बता रही थी। बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया से संबंधित थे कि जो भारत का एग्रीकल्चर मार्केट है वो कैसे चलता है। तो इन तीनों कानूनों को समझने के लिए हमें बेसिकली एपीएमसी एक्ट और जो एपीएमसी मंडियां थी उनको समझना होगा। एपीएमसी जो अभी जो हमारा भारतीय कृषि बाजार है वो ऑपरेट कैसे होता है, तो इसके लिए एक एपीएमसी एक्ट लाया गया था। ठीक है, उसके तहत एक एपीएमसी बाजार की व्यवस्था की गई थी जो कि अभी भी चल रहा है। इसमें क्या होता है कि एक एपीएमसी मार्केट होता है और वहां पर किसान अपने प्रोडक्ट लाकर बेचते हैं। ठीक है, वहां से होलसेलर प्रोडक्ट को लेते हैं, कृषि वस्तु को, फिर वो सामान जाता है आगे जाकर के रिटेलर के पास और वहां से कंज्यूमर के पास पहुंचता है। और जो एक एफसीआई है वो भी सारा खरीदारी वहीं से करती है। और इसमें कुछ प्रावधान ऐसा था इस एक्ट में, जैसे कि सबसे पहला था कि जो किसान है वो अपना प्रोडक्ट सबसे पहले एपीएमसी मार्केट में ही बेचेगा। अशोक जी, आपने यहाँ पे एपीएमसी बोला, तो ये एपीएमसी है क्या, मतलब किस प्रकार की संस्था है, क्या नाम है इसका पूरा? इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, एक कमेटी का प्रावधान किया जाएगा जो उस बाजार को ऑपरेट करेगी। इसमें क्या था कि जो किसान है सबसे पहले अपना उत्पाद आकर के कृषि मंडी में बेचेंगे। ठीक है, वहां से लोगों को व्यापार करने के लिए जो वहां से खरीदारी करेंगे, ठीक है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, उस लाइसेंस में कुछ शर्त होते हैं, जैसे कि यदि आपको लाइसेंस लेना हो तो मंडी के आसपास आपके पास शॉप होना चाहिए। ठीक है, मंडी वहां पर जो लाइसेंस मिलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक उत्पाद विशिष्ट होता है कि आपको व्यापार किस प्रोडक्ट के लिए करना है, और दूसरा कौन से मंडी में करना है। ठीक है, ये जो लाइसेंसिंग प्रणाली है इसी में एक ड्रॉबैक भी है कि इसमें क्या होता है कि इन शर्तों के कारण बहुत लोग लाइसेंस नहीं ले पाते थे। ठीक है, या तो नहीं ले पाते, इसके कारण जो कुछ लोग ले पाते हैं वो एक अपना ओलिगोपोली कायम कर लेते हैं और कार्टेल बना करके मार्केट को रेगुलेट करने लगते हैं। ये इसकी कुछ कमियां थी। और एपीएमसी एक्ट में क्या था कि मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते, जो किसान है किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद है डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते आप, और वहां पर जो किसान सामान बेचने जाता है उससे भी कई प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं।
ठीक है। स्टेट सरकार, जो राज्य सरकारें बकायदा टैक्स वसूलती हैं, कुछ 10-11% ऐसे करके कुछ कुछ राज्यों में। ये एपीएमसी एक्ट का प्रावधान था। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अशोक जी ने बताया, इन सब चीजों से सरकार ने किन परिस्थितियों में ला करके कानून लेकर के आई है? जैसे अशोक जी ने बताया कि एपीएमसी में कार्टेल बना करके मतलब एक ओलिगोपोली क्रिएट किया जाता था और उसके माध्यम से किसानों से भी मतलब उनके सामान को सस्ते भाव में लेकर के अलग रेट में बेचा जाता था। इवन सरकार भी उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कराती थी। और इवन आई थिंक, मुझे जहां तक ख्याल है और मैंने चीजों को जो पढ़ा है समझा है, बिहार में ये सिस्टम नहीं है एपीएमसी वाला। बिहार सरकार ये सब बहुत पहले खत्म कर चुकी है ये। तो आप तो उस क्षेत्र से भी आते हैं और इवन बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते भी हैं, तो आपका क्या नजरिया है इन सब चीजों को लेकर के? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी एपीएमसी का अशोक जी ने जिक्र किया, वो मेनली इसका जो भी मंडियां हैं, जो भी आड़तियां हैं, ये मेनली पंजाब हरियाणा साइड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ही मतलब इस चीज में मेनली है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी जमीनें हैं। और इसका थोड़ा अपन बैकग्राउंड देखें तो ये जब अपने हरित क्रांति मतलब भारत में आई थी, तो पंजाब और हरियाणा ही उसका मतलब जो होता है ना परीक्षण का मतलब जहाँ शुरुआत हुआ, तो वहां के किसानों को उसका बहुत फायदा मिला। लेकिन जो अन्य देश के किसान है, बिहार के किसान है, छोटे जमीन, जैसे हम लोग, जैसे कि हमारे पास जितनी ज्यादा जमीन है पंजाब के किसानों के पास है, आमतौर पर हमारे यहाँ नहीं है। जैसे बिहार में उतना नहीं है ज्यादा जमीन, तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैं अपने एरिया का बताऊं या फिर बिहार का बताऊं, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ वो एक्ट था कि आप सरकार को बेच सकते हैं, लेकिन वो जैसे कि एक ब्लॉक होता था हमारे यहाँ, प्रखंड जिसको बोलते हैं, तो वहां पे सरकारी लोग होते थे, तो वो लोग आपसे घूस देते थे। तो वो लोग, तो इससे बेहतर जो मतलब 100% जो किसान है, मैं बता रहा हूँ 100%, वो लोग सीधे व्यापारी को बेच देते थे। जैसे कि जो एमएसपी एक फिक्स होती है कि 15 रुपए 18 रुपए, तो व्यापारी उससे 1 रुपए कम पे लेता था। जो हम मतलब बिहार की सिचुएशन बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार के पास अगर आप बेचने जा रहे हो तो उसमें इतनी घूसखोरी होती थी। आपका अनाज सड़ रहा है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जिस बाबू के पास जा रहा है आपको उनको कुछ पैसे खिलाओ, फिर उनको खिलाओ, तो किसान को बहुत घाटा हो जाता था। मतलब हाँ, तो इसमें हम लोग मेनली प्रेफर करते थे कि जो गांव के व्यापारी लोग हैं, तो वो लोग मतलब जितने क्विंटल हुआ धान के उनको बेच दो। अब वो लोग सरकार से अपना हिसाब कर लेते थे जाके, और सरकारें भी उन्हीं से रहती थी। आमतौर पर आप सीधे जाके नहीं बेच सकते थे। तो बहुत सारी जो छोटे किसानों के लिए इसमें बहुत फायदे थे कि आप यार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो, मतलब आप या फिर गेहूं चावल उगाने के अच्छा कुछ और उगाओ, जैसे फूल उगाओ, ऐसी चीजें उगाओ जिसमें कैश क्रॉप, जिसमें पैसे हो, जिसमें दवाइयां बनाई जा सके, वैसी चीजें उगाने के लिए ये कानून मतलब हमें उसके लिए वो रास्ते खोल रहा था, जो रास्ते अभी तक बंद थे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग के दबाव में आकर सरकार ने 80-90% लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया 20% के चक्कर में। अच्छा, देखिए, वैसे तो आपने भी दोनों ने जिक्र किया एक तरीके की एपीएमसी के बारे में, तो बिहार में तो एपीएमसी था ही नहीं, वहां पे भी अभी भी जैसे अशोक जी ने बताया था वो एफसीआई के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी जगह से जब हम गांव में भ्रमण करते हैं, पता करते हैं, तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तो एफसीआई तक को नहीं जानते हैं, कि उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे अनाज को कौन खरीदता है। और इवन कुछ लोगों को अगर पता होता है तो वो अगर एफसीआई के पास जाते हैं तो एफसीआई से ये बोल दिया जाता है कि हमारे पास कोई बारदान नहीं है कि आप आपके सामान को हम रखें। और पता चलता है कि वो जब किसी लोकल लोगों को बेचने जाता है तो वो एफसीआई के सारे बारदान और बोरे उनके पास होते हैं और वो उनसे खरीद लेते हैं और वो उनको एफसीआई को पकड़ा देते हैं। इसीलिए कई बार हम सुनते हैं कि एफसीआई में इतने सारे अनाज सड़ गए। बिल्कुल, ये सारा परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। तो छोटे किसानों को तो फायदा ही नहीं हो पाया, जो छोटे जोत के किसान हैं। और ये सारा चीजों को लेकर जिक्र किया भी था प्रधानमंत्री जी ने जब 19 तारीख को बोलने आए थे। अच्छा, लेटर ऑन ये सब चीजें अगर हम देखते हैं तो यहाँ से दो पक्ष निकल के आए हैं 19 तारीख के बाद। एक पक्ष ऐसा है जो कि समर्थन कर, वो मतलब वो चाहता था कि कैंसिल हो जाए, और दूसरा पक्ष ये है जो कि उसका नकारात्मक पहलू भी दिखा रहा है। तो अशोक जी, मैं जानना चाहता हूं इससे कि इसके सकारात्मक पहलू क्या है इस कानून के, और नकारात्मक पहलू क्या है, और लोगों का नजरिया क्या है इस पे। पहले मैं थोड़ा सा एपीएमसी मार्केट के बारे में कुछ और बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जो ये एपीएमसी सिस्टम लाया गया था ना, इसका उद्देश्य था कि जो व्यापार होता है कृषि वस्तुओं का, वो पारदर्शी तरीके से हो और किसानों का शोषण नहीं हो सके। ठीक है। परंतु देखा क्या गया, ये एपीएमसी मार्केट के कारण हम लोग देखे कि ये कार्टेल बना लेते थे। किसानों को ना सही रेट ही नहीं मिल पाता था। जो सिस्टम आया किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए, धीरे धीरे ये उनके शोषण का कारण बन गया। ठीक है। कई जगहों पर यदि एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश और
वेस्ट उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब और हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है। इसके कारण एक दो और ड्रॉबैक इसमें देखे गए थे, जैसे कि हो गया कि कृषि वस्तुओं का मांग बढ़ने लगा था। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थे उनको मतलब माल नहीं मिल पाता था, ठीक है, कोई भी आइटम बनाने के लिए, और महंगाई बढ़ने लगा था एक तरीके से, क्योंकि इसमें एमएसपी इसी में लागू होता था। ठीक है। तो सरकारों ने इसमें रिफॉर्म करने के लिए, जैसे 2003 में एक मॉडल एपीएमसी एक्ट आया था। ठीक है, कि केंद्र सरकार ने कहा था कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी उन्होंने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया और राज्यों से कहा कि आप देखिए ये आदर्श स्वरूप है, इसी के आधार पे आप अपने स्टेट के जो है सो मार्केट में, जो एपीएमसी मार्केट आपका है उसमें सुधार कीजिए। परंतु राज्यों ने कुछ काम नहीं किया। ठीक है। इसके आगे जाकर के देखते हैं 2006 में एक नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना, जिसको हम लोग स्वामीनाथन आयोग कहते हैं। इसी में सुधार के लिए था। तो उन्होंने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए और कुछ बताया कि नहीं, कि एपीएमसी मंडियां ठीक है काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मंडियां बहुत ज्यादा होना चाहिए। अभी जो एवरेज था, एक 500 किलोमीटर स्क्वायर में एक मंडी होता है, उन्होंने कुछ सुझाव दिया कि इसे 80 किलोमीटर स्क्वायर में कर दीजिए। ठीक है। और जो सही से ये काम नहीं कर रहा है उसमें सुधार किया जाए, लेकिन उन्होंने बंद करने को लेकर के कुछ नहीं कहा था। लेकिन फिर भी राज्य सरकारों ने उसमें सही से काम नहीं करा। फिर हम लोग देखते हैं आगे जाकर के 2015 में शांता कुमार समिति बनाया जाता है। ठीक है, कि जो एफसीआई को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, तो वो भी देखता है कि जो एपीएमसी में है ना, कि बहुत इरेगुलरिटीज हैं, सही से काम नहीं करता ये। लेकिन उन्होंने भी जो सुझाव दिया, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। फिर जाकर के 2017 में सरकार ने एक और कानून बनाई थी। ठीक है, बोलते एपीएलएम मॉडल एक्ट था, जिसमें कहा गया था कि आप लोग एक काम कीजिए, एपीएमसी रहने दीजिए, इसी में आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर के आइए, इसको जो है सो डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम चालू कीजिए, किसानों को बाहर भी खरीदने का मौका दीजिए। ऐसे करके सुधार थे, परंतु राज्यों ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अंततः सरकार ने क्या किया, ये तीनों कानून लेकर के आ गई। ठीक है। ये जो तीनों कानून है, बेसिकली इनका तो अब नाम बहुत अपने आप में याद करना एक चैलेंज है। फ्री, एक कानून जो है सो फ्री ट्रेड की बात करता है, दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है, और तीसरा कानून जो है सो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करता है। मैं इन तीनों कानूनों का नाम बता देता हूँ। एक कानून है, इसमें से किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2000, कॉन्ट्रैक्ट वाला 2020। और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये तीन कानून यहाँ पर सरकार लेकर के आई थी विधेयक के रूप में। तो सरकार का पक्ष था इन तीनों कानून के पीछे कि जो किसान है ना, उनको नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, मिल जाएंगे नंबर ऑफ बायर्स। अभी क्या होता है, किसान डायरेक्ट अपने माल को लेकर के एपीएमसी मार्केट में जाते हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे तो उनको एक कंपटीशन बढ़ेगा, तो प्राइस ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो सरकार का तर्क ये था इन सारी चीजों को लेकर के। अतुल जी, यहाँ पर अशोक जी ने जो बोला है कि सरकार का नजरिया ये था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या जो भी चीजों के माध्यम से ज्यादा प्लेयर्स को बुला करके किसानों को फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन यहीं पर अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का आरोप है कि सरकार अपने उन सहयोगों को बुला करके इस सेक्टर में डालना चाहती थी जिसके माध्यम से उनको फायदा हो सके। और इसी चीज को लेकर के बहुत सारी यहाँ पर हमने देखा पिछले 10 महीने से लगभग 300 दिनों से ये सारा परिणाम सामने आया था हमारे सामने। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कई दौर की वार्ताएं भी करी, लगभग 7 दौर की वार्ताएं हुई थी। अगर हम इसके घटनाक्रम को देखें, इस पूरे कानून को, तो कोविड के समय जून में सरकार इसको अध्यादेश के रूप में लेकर के आती है इन तीनों कानूनों को। इसके बाद सितंबर 2020 में जब कोविड के फर्स्ट वेव के बाद ये सारा खत्म हो जाता है, सरकार इसको लोकसभा और राज्यसभा में लेकर के जाती है और पारित करा लेती है 20 सितंबर को, मतलब 20 सितंबर 2020 में। उसके क्या लोकसभा में किस प्रकार से, राज्यसभा में कैसे करा गया, उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। फिर इसके बाद होता है किसानों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है सितंबर अक्टूबर, उसके जस्ट बाद ही अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है ये मैटर। सुप्रीम कोर्ट उसको होल्ड कर देती है लगभग 2 वर्षों के लिए। और सरकार ने फिर यहाँ पर जनवरी 2021 से बात करें हम, तो समझौते के लिए वो ऑन टेबल पे आने की बात करते हैं। जो भी वो परिणाम सामने आते हैं उसके सामने कोई पहले तो लोअर
मंत्री लेवल की बात होती है, फिर कैबिनेट मंत्री लेवल की बात हो जाती है, फिर भी कोई समस्या मतलब यहाँ पर परिणाम सामने नहीं आता है। फिर हम देखते हैं 26 जनवरी को जो दिल्ली में होता है घटनाक्रम, उससे किसानों का जो आंदोलन है उस तरीके से कमजोर करने की कोशिश जो भी होती है वो हमारे सामने आती है। फिर फरवरी में फिर हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब आए होते हैं तब वापस से उस समय भी घटनाएं अंजाम दी जाती है। और फिर मार्च में हम देखते हैं कि पंजाब की जो सरकार है उसने विधानसभा में एक कानून पास किया, उसके माध्यम से उस कानून को कैंसिल करने की कोशिश करी, और ऐसा ही कुछ अन्य राज्यों में भी किया गया। और मई में किसानों ने एक भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट किया और उसको उन्होंने काला महीने का मतलब ब्लैक मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया। और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को ही चुना डेट, ऐसा क्यों? और 1 घंटे पहले बताते हैं 8 बजे ट्वीट करा जाता है कि वो प्रधानमंत्री महोदय हैं जो कि 5वीं बार इस राष्ट्र को संबोधित करेंगे 2021 में। तो इन पूरे घटनाक्रम के बाद जिस प्रकार से ये परिदृश्य बदला, तो मेरा यहाँ पर ये आपसे प्रश्न है कि जो ये पूरी चीजें हुई हैं, इनके लिए सरकार ने ये वाले समय ही क्यों सेलेक्ट किया, और सरकार को किस प्रेशर में आकर के करना पड़ा इन सारी चीजों को लेकर के। और इसमें एक और चीज है कि अगर ये किसान कानून फायदेमंद थे या हैं, तो यहां पर जो आरोप लगाए जाते थे कि सरकार बेसिकली किसी विशेष तबके को ही यहाँ पर, किसी विशेष ग्रुप को ही यहाँ पर फायदा पहुंचाने की प्रयास कर रही है। बात यह है कि सरकार ने आज का डेट क्यों चुना। तो एक चीज है, एक देख रहे थे अपन कि मोदी सरकार को एक एंटी सिख इमेज मतलब कहा जा रहा था कि एंटी सिख है, एंटी सिख वाली जो बातें चल रही थी। तो गुरु पर्व का दिन चुना ताकि मतलब अभी पंजाब में चुनाव है और यूपी में चुनाव है, दोनों। और यूपी, कोई भी सरकार यूपी में हारना नहीं चाहती, क्योंकि मतलब जैसे मुगल के लिए बंगाल था, क्रिसेंट लैंड जिसको बोलते हैं, तो आज के भारत के लिए वो चीजें यूपी है जहां से आपको पैसे मिलते हैं। कुछ भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पैसे चाहिए होते हैं चुनावों के लिए। और पुतिन बड़े बंगाल को हारने के बाद सरकार यूपी पे रिस्क नहीं ले सकती थी, बात यह था सबसे पहली बात। और दूसरी बात, कहते हैं ना कि सरकार किसी से नहीं डरती, बस चुनाव से डरती है। बात मेनली ये है कि ये जो फार्मूला को वापस किया गया, इसके पीछे मेनली जो मेन मकसद है वो चुनाव है। और चुनाव में जो वेस्टर्न यूपी की सीट है, जो मेनली जाट सीट है, जाट वाली जो जाट गुजर त्यागियों की जो बेल्ट है वेस्टर्न यूपी में, उनको खुश करने के लिए मतलब एंटी गवर्नमेंट चीजें ना जाए, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ चीजें ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने मेनली ये कानून वापस किया है। अब थोड़ा चलते हैं कि पंजाब का जो एक, वेरी ऑनेस्टली बात करूंगा कि मतलब मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी जो भी प्रोटेस्ट था, सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट, आप इसमें अगर अपन पैसों का हिसाब मांगे तो आज आप फोटो कॉपी कराने जाते हो, एक फोटो कॉपी रंगीन पेज वाली, तो आपको 10 से 15 रुपए चार्ज आते हैं। यहाँ लाखों पोस्टर्स बन रहे हैं, झंडे निकल रहे हैं, ट्रैक्टर निकल रहे हैं, तो आप सिंपल बताओ कि किस किसान के पास इतने पैसे आते हैं कि, और चलो किसान इतने पैसे कमाता है तो क्या वो किसान अपने पैसों को ऐसे वेस्ट करने देगा, या किसान के घर परिवार नहीं होता है? तो आप मेनली एक चीज एज्यूम करो ना कि अगर चाइना में आज हांगकांग प्रोटेस्ट शुरू हो जाए तो क्या इंडिया उसमें पैसे नहीं लगाएगा अपना? क्या इंडिया नहीं चाहेगा कि चाइना डिस्टेबलाइज हो? तो क्या सेम चीज वैसे इंडिया के साथ है कि क्या विश्व नहीं चाहेगा कि विश्व मतलब कोई भी, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, क्यों चाहेगा कि इंडिया एक सुपर पावर बन के उभरे? और मैं 2-3 चीजें ऐड कर दूं, ये जो फार्म लॉ जो भी आए थे, तो अभी मैंने एक्चुअली जब ये कानून पास हुआ उसके कुछ ही समय बाद हमने देखा कि एक चैन बनाने की बात हो रही थी कि इंडिया की मतलब फूड मार्केट वो यूरोप तक ले जाने के लिए। तो ये सब चीजें इसीलिए थी कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी, बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, तो इंडिया का जो लोकल वो है फार्मर है, वो अन्य लोगों से जुड़ेगा, तो इससे इंडिया को सीधे फायदा होगा। क्योंकि जब आपका अभी भी बहुत सारी आबादी खेती करती है, और जब उनके हाथ में पैसे आएंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जाहिर बात है इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। तो ये चीजें कई लोगों से देखी नहीं जा रही थी, इंक्लूडिंग वेस्टर्न वर्ल्ड। चाइना तो एक अलग चीज है, वेस्टर्न वर्ल्ड। और हम ये बोलते कि खालिस्तान बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो तो सरकार का एक साजिश है बोलने का, तो ये बकवास की बात है। खालिस्तान तो इसमें पूरी तरीके से घुसपैठ कर चुका था इस आंदोलन में, ये सच्चाई है। इसके लिए अमरिंदर सिंह भी कह रहे थे कि पंजाब एक मतलब बाउंड्री स्टेट है, वहां को ऐसे छोड़ना सही नहीं है। तो 2-3 चीजें बहुत ही तरह से मतलब सरकार को चोट पहुंचा रही थी, और सरकार ने इसको खींच के मतलब एक ये मैसेज दे दिया है कि सरकार कमजोर हो चुकी है। तो अभी आप देखते जाओ, बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात।
अतुल जी ने जो आपने वो बोला कि बहुत सारी चीजें, उसमें एक शब्द भी नया चर्चा में आया था, टूल किट। तो टूल किट वाला भी बहुत सारे एक्शन हुआ था। देखिए वो तो हम ये मानना पड़ेगा हमें, अभी अजीत डोभाल जी ने जब आईपीएस का जो अभी बैच कंप्लीट हुआ है उसमें एक शब्द यूज किया, फ्रंटियर वॉर। हाँ फ्रंटियर वॉर यूज किया है, जिसमें से बताया भी है कि आने वाला जो आपका जो भी आपके सोसाइटी को एक तरीके से इकोनॉमिकली लॉस कराया जाएगा, वो बेसिकली प्रोटेस्ट के माध्यम से कराया जाएगा। और उसमें आपको वॉर नहीं करना है, बस आपको किसी भी डेवलपमेंट के कामों को रोके रखना है। चाहे वो कोई हाईवे बन रहा है, उसको आप एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट के नाम पे रोके रखो किसी एनजीओ के माध्यम से। कोई कानून है उसके आप लूफोस को लेकर के रोके रखो, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। हालांकि हम उसको लेकर के ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अशोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने तो बोल दिया है कि हम कानून को वापस लेंगे, तो इस कानून को वापस लेने का संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगा? क्योंकि कानून तो जो है वो तो संविधान में पास हुआ है। तो ओरली अगर उन्होंने बोल दिया है प्रधानमंत्री जी ने आकर के कि हम इसको ले लेंगे, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि अभी ले लिया है, क्योंकि राकेश टिकैत जी भी ने भी बोला है कि जब तक यह संसद से कैंसिल नहीं होगा तब तक हम अपने घरों को नहीं जाएंगे, हम वहीं पे अपना जहां पर हम प्रोटेस्ट स्थल पर हैं वहां बने रहेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा और हमारे जो दर्शक जानना चाहेंगे कि इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी। उसकी तो बारीकियां मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन जब जो कह रहे हैं अभी शीतकालीन सत्र आने वाली है, उसमें चर्चा करके राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इनके बारे में जानने का, हाँ जी बोलिए। मैंने वही कह रहा था कि जैसे ऑर्डिनेंस आया था और राष्ट्रपति के साइन से ही कोई चीज कानून बनता है, तो उन्हीं के द्वारा इसे निरस्त किया जाएगा। ओके, अच्छा, हालांकि ये तो कानून बन चुका था, तो मैंने इस कारण थोड़ा सा जो रिसर्च किया है वो ये है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 अनुच्छेद 245 के तहत यहाँ पर इसको रिपील किया जाएगा, जिसमें से भारत संविधान संशोधन और निरसन अधिनियम 1950 लेकर के आया गया था, जिसके माध्यम से भारत सरकार कोई भी कानून को जो बन चुका है उसको रिपील कर सकती है। तो यहाँ पर वो इस अधिनियम के तहत रिपील करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा ये जानना है कि सरकार इतना मजबूत है, अकेले बीजेपी के पास 303 सीटें हैं ऐसा कहा गया जाता है, और हम समझ भी सकते हैं कि जो सरकार इतनी मजबूत है उसको किन परिस्थितियों में आकर के इस कानून को रोक लेना पड़ा वापस। क्या बस राजनीतिक कारण ही है? अगर राजनीतिक कारण है तो क्या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट है या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो बस राजनीतिकरण और चुनावों के पर आधारित होगी क्या? ये मैं जानना चाहूंगा अतुल जी आपसे। हाँ, तो बात आपने कही कि जो राजनीतिक सिर्फ एक कारण हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये है कि जब आप राजनीति मतलब आप जब चुनाव जीतोगे तभी आप कोई फैसला ले सकते हो। ये एक अलग मतलब एक पॉइंट है कि तो इसीलिए जितने भी राजनेता है कोई भी है तो वो ऐसी बातें करता है। लेकिन बात ये होगी कि आखिर हमने गलतियां कहाँ करी, सरकार ने इस लिस्ट को दबाने में कुचलने में गलतियां कहाँ करी। तो सरकार के पास अभी क्या है कि अभी की आप जो कैबिनेट देखे वो जो एक नेता होता है तो नेता को पता होता है लोगों की बारीकियां, लोगों से कैसे डील करते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट मेनली ब्यूरोक्रेसी मतलब फोकस गवर्नमेंट है। वहां नेता की कम चलती है, एक सुप्रीम लीडर की चलती है, बाकी ब्यूरोक्रेट की चलती है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतना मतलब टू द पॉइंट चलता है, मतलब हर कुछ लिखित वगैरह वगैरह। तो अगर अपन इसमें अगर नेताओं के हाथ में खुला छूट देते कि आप इनसे डील करो तो शायद ये प्रोटेस्ट कब तक चला गया होता। और गवर्नमेंट के पास मौका था कि जब जनवरी में इन्होंने 26 जनवरी वाली पीस एडवेंचर करी तो आपने क्यों नहीं सभी बड़े किसान नेताओं को, सो कॉल्ड किसान नेताओं को उठा के नजरबंद किया? कौन रोक रहा था आपको? और अगर आपने चलो किसान बिल वापिस भी ले लिया तो क्या ये लोग चले गए? क्या गारंटी कल शाहीन बाग में लोग नहीं बैठेंगे या फिर यही उठ के चले जाएंगे अभी बोल रहे कि एमएसपी बनाओ, तो कल 700 लोग मर गए हैं उनके मुआवजे दो, उनको ये करो, बला वाला बहुत सारी चीजें जोड़ रही है लोग। तो सर जो एक एक्सटर्नल चुनौती थी और ये आने ही वाली है, इससे आप भागोगे तो मतलब कहते हैं ना कि चर्चिल का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि आपने समझौता और युद्ध में समझौते को चुना है, लेकिन उस समझौते को बरकरार रखने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट ने ये बैक स्टेप किया है तो ये मैं बताऊं आपको क्लियर मैसेज है कि गवर्नमेंट कमजोर हो रही है। और अब देखते जाइए कहाँ से इनमें प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, खासकर उत्तर भारत। तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी खबर होने वाली है, इसको देखेंगे।
अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने कृषि बिल तो ले लिया, इसके कुछ संकेत क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर? इसमें सरकार की राजनीतिक जीत हुई है या फिर आर्थिक हार हुई है, अर्थव्यवस्था की हार हुई है? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जी मैंने जैसा एक दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था अपने ये में स्टेटस में कि मुझे ना इसमें दो तीन बातें नजर आती है। सबसे पहली तो कि ये इसे राजनीतिक की ही जीत कही जाएगी और अर्थव्यवस्था की, मेरे अनुसार राजनीति की जीत है और ये अर्थव्यवस्था की हार है। कारण कि सरकार लाई थी इसे एज ए रिफॉर्म, ठीक है, कि कृषि क्षेत्र में ये हमारा जो है सो सुधार के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम है कि जो हमारे 86% किसान हैं, जो मार्जिनल और स्मॉल मीडियम किसान हैं, उनका इसमें हित है, उनका डेवलपमेंट होगा, जो अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। जो कहते थे कि सरकार का ये कहना था कि एमएसपी का लाभ जो है सो केवल 6% किसानों को ही बेसिकली मिलता है, ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा के लोग हैं बड़े किसान उनको। तो हाँ, तो इस कानून के तहत उनको लाभ होगा। और जब किसान संगठनों ने इसको लेकर के विरोध किया और कहा नहीं आपने हमसे पूछा नहीं, ऐसे वापस लो, सरकार नहीं झुकी। उन्होंने कहा कि आप इसमें एमएसपी की गारंटी दो, सरकार नहीं मानी। कई तरह के कितना संघर्ष हुआ दोनों के बीच, सरकार नहीं झुकी और सरकार अब जाकर के कृषि कानून को वापस ले रही है। तो इंडिकेट एक ही चीज कर रहा है, चूंकि आगे जो आने वाला चुनाव है आपका उत्तर प्रदेश में, आप उसको देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इनपुट आ रहे थे कि किसान में जो है सो इसे लेकर रोष है। तो आप जो एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच दिखाए थे, अब तो उससे पीछे हो गए। केवल क्यों? केवल आपको चुनाव जीतना था। यहाँ पर आप बलि चढ़ा दिए उन 86% लोगों का सरकार के अनुसार, मुझे ये लगता है। दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि ये किसान राजनीति की जीत है, किसान राजनीति की, ठीक है, परंतु किसानों की जीत मुझे नहीं दिखता है इसमें। यहाँ पे पर्सनली ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। यहाँ पे जो आपने किसानों की राजनीति की बात करी, तो यहाँ पर किसानों की राजनीति की जीत हुई है या फिर उन किसानों की हार हुई है जो यहाँ पर कुछ आशा देख रहे थे? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही किसानों की प्रधानमंत्री ने सारा कहा, तो बहुत सारी सो कॉल्ड या बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना झंडा लेकर के आ गई कि वे जीत गए। आपकी आवाज नहीं आई अभी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। अशोक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। ठीक है ठीक है। तो जैसे कि मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर राजनीति की बात करी आपने किसानों की, तो यहाँ पर 26 जनवरी वाली जो घटना हुई थी उसके बाद बहुत सारे किसानों ने अपना नाम वापस, मतलब उस आंदोलन से ले लिया था। ऐसा समझा जा रहा था कि वहां पर वो जो राजनीति, मतलब किसानों का आंदोलन है जो कमजोर पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर आपने किसान राजनीति की बात करी, तो यहाँ पर किसानों की राजनीति की जीत हुई है। इसके सहारे अब कुछ वर्ग ऐसे होंगे जो राजनीति में अपना कदम या अपना भविष्य तलाश करने की कोशिश करेंगे, या यहाँ पर उन किसानों की हार हुई है जो 86% के थे, जिनके पास अनुमानन ऐसा माना जाता है कि उनके पास 2 एकड़ से हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है, और उन किसानों का जो लीज पे लेकर के खेती करते हैं, क्योंकि लीज पे जो व्यक्ति खेती करेगा लेकर के, उसको तो मुआवजा मिलने से रहा नहीं अगर उसके अनाज खराब हो जाता है तो। या फिर यहाँ पर उस लोकतंत्र की जीत हुई है जो लोकतंत्र माना जाता है, या फिर उस तानाशाही की हार हुई है जो अपने अड़ियल रवैये की वजह से कोई भी कानून को वापस नहीं ले रही। जी, दोनों पॉइंट है यहाँ पे। एक देखिए, ये किसान राजनीति, मेरा कहने का मतलब ये था कि किसान राजनीति की जीत हुई है और जो है सो किसानों की हार हुई, क्योंकि यहाँ पर 6% किसानों के हित मारे जा रहे थे। पंजाब हरियाणा, ये आंदोलन मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में ही हुआ। उन लोगों ने पूरा जोर शोर से आंदोलन किया, ठीक है, परंतु जो देखते हैं तो इसका पैन इंडिया प्रसार तो नहीं हुआ इस आंदोलन का, नहीं हुआ। तो इन कानूनों में उनके हित समाहित थे। तो मेरा यही कहना है कि इन्होंने तो अपना बात मनवा लिया, ठीक है, जो एमएसपी के कारण जो इनका फायदा हो रहा था, इन्होंने आंदोलन के तहत अपना राजनीति का इस्तेमाल करके उसे मनवा लिया। तो यहाँ देखते हैं तो उनका जीत हुआ। परंतु जो 86% है जिनके पास लैंड होल्डिंग एवरेज देखा जाए, मार्जिनल किसान के पास होता है 0.38 हेक्टेयर, और जो स्मॉल किसान है उसका होता है लगभग है 0.47 हेक्टेयर, ऐसा ही कुछ होता है, बहुत ही कम है। तो उनको अपना हित नजर आ रहा था इस कानून में, लेकिन उनको तो नुकसान हो गया।
जैसे देखते हैं ना कि जो फार्म लैंड है, जो फार्मिंग करते हैं, 86% है वो स्मॉल वाले किसान है, ठीक है, लेकिन ओनरशिप केवल 47% किसान के पास ही है, उतने बड़ा जो वो खेती करते हैं उसका। एग्जैक्टली अशोक जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर बाटेदार से खेती करवाई जाती है ना। और जब बाटेदार से खेती कराई जाती है तो लैंड ऑनर कोई और होता है, उस पर खेती कोई और करता है करके। बाटेदार से क्या हुआ कि जिसका खेत है उसको तो आधा 50% मिल जाएगा जो भी उपज होगा, और जो उसमें खेती कर रहा होता है, खाद पानी सारी व्यवस्था, ट्रैक्टर चलाना, जुतवाना, कटवाना, अनाज निकलवाना, सारा उसका काम होता है। तो यहाँ पर जो लैंड ओनर होता है उसको तो 50% मिल जाता है, लेकिन जो सफर करता है वो कौन करता है? जिसने मेहनत करी है वहां पर। तो इस परिस्थिति में उसको तो कुछ यहाँ पर परिणाम निकल के नहीं आता है। तो यहाँ पर अब सवाल ये है मेरा कि अब जो यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा था कृषि कानूनों को लेकर के कि इस किसानों की स्थिति में सुधार की जाए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का एक मिशन भी था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, उस कदम में ये वाला कानून कुछ उपयोगी साबित होने का ऐसा दावा किया जा रहा था। तो अब ये कानून को वापस ले लिया गया। तो क्या अब आने वाली सरकारें, अभी इनका 2024 तक का टर्म है और इसके बाद भी हमें नहीं पता कौन आएगा, तो क्या आने वाली सरकारें कुछ प्रयास करेंगी किसानों के लिए कानून बनाने में, या फिर यहाँ पर अब वो देख लेंगे किसान तो प्रोटेस्ट करने वाले हैं अब, या उनके साथ नहीं किया जा सकता? तो क्या अब हम ये मान लें कि अब शायद ही कभी किसान कानून को लेकर के बात की जाए? अतुल जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं। एग्जैक्टली आपने सही क्वेश्चन उठाया कि इस मिस एडवेंचर के बाद कौन आ गया है। अपन देखिए, तो एक जब परिवार नियोजन की जो प्रक्रिया हुई थी संजय गांधी के टाइम पे, तो उस मिड एडवेंचर के बाद कोई बात तक नहीं करता आज तक। तो ये जो इन्होंने वापस दिया है 303 सांसद होने के बाद, शायद इतनी बड़ी मेजोरिटी ना किसी सरकार की, अब ना कोई से बातचीत करे। तो एक अपन एक हिस्ट्री देखते आ रहे हैं आजादी के बाद की, जो माइनॉरिटी की अपीजमेंट पॉलिसी अब तक चल रही है वो यहाँ भी चल रही है, क्योंकि आपने 6% के चक्कर में 80% 80% लोगों की मतलब जो संभावना तलाश रहे थे, जिनके घर के पढ़े लिखे बच्चे ये तलाश रहे थे कि चलो शहरों में कुछ नहीं है तो गाँव चलो खेती करके कमाई करेंगे, आपने उनका भी छीन लिया। तो युवाओं के लिए भी सामने चुनौती आ गई है, क्योंकि आप हर किसी को नौकरी दे नहीं सकते आज के जमाने में। तो जो लोग ये तलाश रहे थे कि कैश क्रॉप करेंगे, फूल उगाएंगे, दवाइयाँ उगाएंगे, जिनका विदेशों में मतलब मार्केट हो, जिनकी अच्छी फसल मिले, अच्छे पैसे मिले, आपने उनका भी रोजगार छीन लिया। और एक स्टेट का जो एक रीट ऑफ स्टेट की अपन बात करते हैं, तो वो तो खत्म ही हो गई। इसको लेके मतलब एक अराजक तत्व कुछ भीड़ आके अपनी बात मनवा के चले गए। आज हम लोग निकल के बाहर आ जाए कि हम नहीं देंगे, हमारे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, महंगाई कम करो, 70 हटाओ, ऐसे स्टेट ऐसे काम तो नहीं करता ना सर, फिर तो वो स्टेट बन के रह जाएगा पूरा इंडिया। तो जो एक दाना सा डेमोक्रेसी की बात करें तो टू मच डेमोक्रेसी, तो मैं कहूंगा टू मच डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो सारी बातें हो रही है, तो मेरा सवाल फिर से एक अगला ये है कि सरकार, अशोक जी आपसे, कि सरकार क्या अब प्रयास करेगी लाने के लिए कानून? क्या किसानों की स्थिति सुधर पाएगी? क्या हम अब 2022 तो छोड़ दें कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी? इवन यहाँ पर हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि बहुत सारे लोग IIM अहमदाबाद, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी से अपना MBA करके और वो फार्मिंग में आ रहे थे। मैं ऐसे कई लोगों का उदाहरण दे सकता हूँ आपको, जो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, 8-8, 10-10, 15-15 लाख रुपए कमा रहे थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ा और ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया। और हालांकि वो अपना जो उन्होंने अपना खुद का जो मॉडल बनाया है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेसिस पे। वो उस क्षेत्र के किसानों के साथ टाई अप करते हैं, उनको उन किसानों को उन्हीं से काम करवाते हैं और उनको बकायदा महीने के हिसाब से वो कुछ पे आउट करते हैं। और इसके बाद उनका जब इनकम देखा गया तो वो जब डेली मतलब 6-6 महीने की जो उनकी किसानी खेती होती है उनसे कई गुना ज्यादा उनको फायदा हुआ। और इस चीजों को लेकर के उन लोगों ने बताया भी कि सरकार ने जो ये कानून लेकर के आई है कुछ उसी मॉडल पर आधारित है ये। तो क्या अब सामने परिणाम आने वाला है अगर किसानों ने किसी प्रकार का सुधार को एक्सेप्ट नहीं किया? इवन यहाँ पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक 4 पैनल की समिति बनाई, उसमें ये सारा का सारा मुद्दा विचाराधीन है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट भी कर दिया। उसमें से एक अनिल जी हैं जो कि उन्होंने ये बोला है कि वो उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट करेगी, सरकार नहीं करेगी तो हम उसको पब्लिक कर देंगे। तो
यहाँ पर किसानों का बस एक चीज कहना था कि इस कानून को पूरा वापस लो। तो क्या ये एक जिद था उस मजबूत सरकार को गिराने का, या फिर वो सुधार चाहते ही नहीं है किसी प्रकार का? अशोक जी आप। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2022 में फार्म इनकम डबल नहीं हो पाएगी। ठीक है। और रही बात आगे सुधार की, तो आगे सुधार करना ही होगा, ये समय का मांग है। क्योंकि जैसे किसान पिसते चले आ रहे हैं वैसा चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जब आंदोलन शुरू हुआ था तो हम लोग को लगा कि चलो खेती और ये जो किसान है इन पर एक राष्ट्रीय बहस का संभावना दिख रहा था, और लग रहा था कि एक बहुत व्यापक चर्चा होगा और इसमें देश के सारे किसान के मुद्दे शामिल होंगे। परंतु वो अलग बात है कि वो ऐसा नहीं हो पाया, और केवल ये एमएसपी और कुछ कुछ जो सब्सिडियां हैं एपीएमसी मार्केट तक ही सीमित होकर रह गया। और इसमें बिल्कुल आगे संभावना दिखता है। और जैसा सरकार ने कहा भी, मोदी जी ने कहा भी कि इस पे कमेटी बनेगी, चर्चा होगी। कारण कि वो पुराना सिस्टम हम लोग कितने सारे कमेटियों को देखा कि सारे यही कह रहे थे कि ये सिस्टम जो है सो सड़ चुका है। अब जो आगे हमारा अभी मार्केटिंग का डिजिटलाइज फॉर्म आ रहा है वो एपीएमसी में शामिल नहीं है। ई नेम सरकार ने 2016 में लाई, जो फार्म किसानों की आय दोगुना करने के लिए मोदी जी का ये बहुत एक कहेंगे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ई नेम, कि इसके तहत पूरा नेशनल जो है सो ये हो जाएगा, वन नेशन वन मार्केट, जो उनका ये फिलॉसफी रहता है, इस टाइप से हो जाएगा। बहुत लोग किसान जुड़ जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगा अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे हिस्से में पहुंचाने के लिए। अशोक जी यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा आपको। जैसे आपने वन नेशन वन का बोला, इसके लिए भारत सरकार ने बकायदा किसान रेल स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से किसान रेल के माध्यम से मध्य प्रदेश अन्य क्षेत्रों से मिलाकर के जो राशन है, अनाज है, ये पूर्वोत्तर या अन्य राज्यों तक पहुंचाया जाता है। ये किसानों के फायदे के लिए किया गया। और जो कि ये जो 2022 का बोला गया है इनकम डबल करने के लिए, देखिए यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा। अगर किसानी की बात की जाए तो किसानी का मतलब बस ये नहीं है कि बस खेत में अनाज उगा दो, उसके आसपास की ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इवन अगर हम देखेंगे पहले बांस जो हुआ करता, बंबू हुआ करता था, उसको ट्री में आया करता, वृक्ष में आता था, तो उसको नहीं काटा जा सकता था। सरकार ने उसको गोल्ड मतलब ग्रीन गोल्ड कहा और अपने बजट में लेकर के आई और बोला कि आप इसको अपने खेतों के आसपास की जो बैरिकेड्स बारियां होती है उसको लगाइए, और ये एक सर्टेन समय पर ये बढ़ जाते हैं। आप इनको अपने जो ई नेम बताया, अपने ई नेम पर आकर के रजिस्टर्ड करिए और बेचिए, हम लेंगे आपसे आकर के। सरकार ने किसानी में ये भी जोड़ा है कि आप जो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है ये आप अपने आसपास के क्षेत्र में लगाइए। ये जब सर्टेन हाइट पे हो जाएंगे आप इनको वहां पर ई नेम पे जाकर के रजिस्टर्ड करिए, वहां पर बताइए, हम उसको आकर के लेके जाएंगे, कटवाएंगे। सरकार ने इवन यहाँ पर कृषि में ये बताया कि आप ई मत्स्य से स्टार्ट किया है। ई मत्स्य के माध्यम से मतलब मछली पालन को उन्होंने कृषि से जोड़ा हुआ है, पोल्ट्री को कृषि से जोड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर करी है। लेकिन हमारे देश में एक बस ये अवधारणा मानी जाती है कि खेती मतलब जो खेतों में उगाया जाता है वो होता है खेती। तो इन सारी चीजों को जब तक हमारे किसान नहीं समझ पाएंगे, उन्हें कई प्रकार के जो समूह होते हैं वो उन्हें बरगलाएंगे और ऐसे भीड़ इकट्ठा कर करके कुछ के फायदे के लिए बहुत कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे यहाँ पर। तो अतुल जी यहाँ पर मैं यही जानना चाहूंगा, मतलब पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे अभी बोला है कि चुनावी मेन कारण है इसका किस बिल को वापस लेने का, तो क्या हमें फिर से इस बात पे सोचना नहीं पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? या ये जो भी अलग अलग राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पे होता है, क्योंकि ये पहले जब भारत आजाद हुआ था तो पूरे देश में एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन फिर बीच में समय समय पर कभी कभी सरकारें गिर गई कहीं ना कहीं की, फिर वो जाकर के 60 एरा के बाद जाकर के वो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने लगा। तो क्या अब हमारे देश में हर नीतियां उस चुनाव के आधार पर डिसाइड होगी कि किस राज्य में चुनाव होने वाला है? अतुल जी आप। हाँ बिल्कुल। देखिए बात यह है कि अपन सिर्फ एक चीज पे फोकस करें तो वो चीज क्लियर नहीं हो पाती। अभी आप कोई भी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है तो उसके पीछे बहुत चीजें आप गवर्नमेंट के किसी भी मतलब प्रोग्राम को, किसी भी कानून को डिस्कस करने की कोशिश करती है। और अभी आपने बात करा वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें होता ही है कि जो लोकल पार्टियां हैं
लोकल पार्टियों को घाटा हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन। तो वो लोकल पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे हमें घाटा हो, क्योंकि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो इंडिया में जो भी मतलब राजनीतिक समझ है जितने लोगों की, तो उनके लिए संभव नहीं हो पाया कि एक दिन जाके इनको ही वोट करो इनको ही वोट करो। तो लोकल पार्टी और लोकल मुद्दे उसमें दबके रह जाए, मुझे ज्यादा लगता है। तो लोकल पार्टियां नहीं चाहेंगी कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे। और फिर हम वही देखेंगे जो हमने किसान आंदोलन देखा, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी मानना चाहती है, बड़ा बड़ा जो भी उसके बहुत है। लेकिन एक आशा किरण देख सकते हैं कि मोदी जी ने लास्ट में कहा कि हम बातचीत करेंगे, शायद आशा है कि हम देख सकते हैं कि शायद सुधार हो इसमें। ओके, क्योंकि अब नहीं हो पाएगा फिर तो मुझे लगता है कि हो पाएगा। अच्छा अशोक जी, यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे कि वैसे कृषि को तो माना जाता है कि वो स्टेट लिस्ट का है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कृषि है वो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, और कुछ हद तक हम माने तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट कह सकते हैं अगर किसी किसी सुधारों के लेके बात करें, जैसे स्वामीनाथन ने जो अपना रिपोर्ट दिया था उसके हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर क्या जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, क्या वो उसके फेवर मतलब उसके पाले का था? केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार था क्या वो कानून बना सके इसके ऊपर? देखिए, इसमें बात ऐसा है कि केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन राज्यों से एक बार, चूंकि राज्यों के हित इसमें सधे हुए हाँ सधे हुए थे, उनसे परामर्श लेना चाहिए था। जैसे पहला कानून है जो फ्री ट्रेड की बात करता है, तो इसमें यह जिक्र है कि आप राज्य के अंदर भी व्यापार कर सकते हो और एक राज्य से दूसरे राज्य में कर सकते हैं। तो यहाँ पे केंद्र सरकार है, परंतु जो राज्य के अंदर व्यापार करने की बात है तो यहाँ सीधा किसान कृषि आ जाता है स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सरकार को एक बार, चूंकि उस मार्केट से राज्य सरकारें टैक्स ले रही हैं, उनका राजस्व आ रहा है एक प्रकार से, तो उनका हित मारा जाएगा यहाँ पे। एक तो पहले उन लोग जीएसटी में भी देखा गया कि उनके हित मारे गए काफी, और कहा गया उस टाइम जब एक्ट आया तो आपको जीएसटी कंपनसेशन दिया जाएगा 14%। लेकिन देखिए सरकार को जीएसटी में घाटा हो रहा था, तो राज्य धीरे धीरे आए और लास्ट में देखे 18-19 में भी घाटा ही हो रहा था, परंतु लास्ट में कोरोना आ गया तो एक सरकार को बहाना मिल गया, सरकार ने एक्ट ऑफ गॉड लगा दिया उस पे। परंतु किसान, देखिए जो राज्य सरकारें थी इसलिए नाराज चल रही थी, भाई हमारा यहाँ राजस्व जाएगा, एक बार हमसे तो पूछना चाहिए, अपने कानून बनाया। तो ये मुद्दा है कि सरकार बना सकती है, बेशक बना सकती है, लेकिन परामर्श करके बनाने से ही ये रहता बेटर रहता। अतुल जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को लेकर रिसर्च किया हुआ इस मुद्दे पर। सरकार ने तो आपने ये कानून वापस ले लिया, और जैसा कि आपने अपने बातों में भी जिक्र किया था कि सरकार की यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ी गलती है, ये अन्य आंदोलन यहाँ पर खड़े होंगे। तो क्या अब इस पूरे घटनाक्रम से अन्य आंदोलनों को बल मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि अब जो सीएनआरसी को लेकर के जो प्रोटेस्ट था वो भी फिर से जिन्न बाहर निकल जाएगा। फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि 370 के वापस की मांग करने लग जाएंगे। तो क्या ये किसान आंदोलन से उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा, या फिर किसान आंदोलन को उनसे ना जोड़ना ही उचित रहेगा? पहली बात तो ये किसान आंदोलन खराब है। इस तरह किसान देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हरियाणा का भारतीय वर्ग इस पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। पहली बात, आपके गांव में किसी को पूछ लो तो शायद ही कोई राकेश टिकैत या उसका नाम जानता होगा। तो ये मैं इसको पाप पुरुष बिल्कुल नहीं मानता। एक डोर इंटरनेशनल था कि इंडिया को कोई सुधार ना होगा इंडिया में, और बीजेपी के आने के बाद ये हुआ है कि जितनी भी पक्की पार्टियां हैं उनका जो पहले था, क्योंकि देखिए आपको कर दूं, जो कांग्रेस का सिस्टम था, ठीक है, तो कांग्रेस का सिस्टम ये था कि जो पक्की पार्टियां मतलब जो लोकल पार्टियां हैं उनसे आप मिला के चलो, उनको खाने दो, कुछ दिखाओ, तो सबका जो इंटरेस्ट पूरा हो रहा था वो चीजें थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद क्या हुआ कि इंटरेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं कि बीजेपी का क्लैश होता है राज्य अपने जिससे उन्होंने गठबंधन करा उन्हीं से उनका क्लैश हो जाता था, लेकिन उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा था। ये जितनी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, सब आप बैठे अपने इंटरेस्ट के,
और किसान आंदोलन में उनको एक बड़ा इंटरेस्ट था कि सरकार के खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं, और प्लस फॉरेन फंडिंग जो आई, तो गवर्नमेंट मतलब पता नहीं क्या सोच के चल रही थी, खुद एक्सपोर्ट हो जाएंगे सब लोग, क्या हो जाएंगे, तो वो चीजें जो आगे उन्होंने पूरा मतलब टूल से लेके पूरा एक वो सिस्टम बना के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया उन्होंने किसान आंदोलन। तो ये तो सिर्फ बाकी है, आगे आप क्या करोगे? अगर लोग साइन विभाग में बैठ गए तो क्या आप टैंक चलाओगे उनके ऊपर? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय बातचीत करने का। देखो फ्री हैंड तो दे दिया है आपने ना लोगों को, ऐसा हो सकता है। अतुल जी, बस यहीं पर ये चीजें हैं, और बस यही एक अंतिम कमेंट लूंगा मैं आपसे कि अब क्या वो जो आंदोलन बंद हो चुके थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, CNRC 370 इन सबको, क्या वो उनको बल मिलेगा, या फिर हम मान लें कि बस ये किसान आंदोलन था, अब यहाँ से आगे कोई आंदोलन नहीं? नहीं, उनको दो चीज हो सकती है। अगर गवर्नमेंट पूरा कोशिश करे, मतलब सारे एक साथ 10 मोर्चों पे लड़ने की, अगर वो कोशिश करके गवर्नमेंट चाहे तो बंद कर सकती है इसको, पर अपन ऐसे बोले कि वो लोग इससे मतलब बल नहीं मिलेगा उनको, ये गलत होगा। हाँ, गवर्नमेंट के पास कितना सक्षम है कि उन चीजों को रोक सकती है, ये गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। उनको चाहे के बाद बल मिलेगा और वो देखना थोड़ा कोरोना डाउन हो जाए फिर वो शुरू होंगे, लेकिन गवर्नमेंट कैसे रोकती है गवर्नमेंट के पास चैलेंज। ओके, अशोक जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा और जानना यही कहूंगा कि ये जो कानून है अब ये तो खत्म हो चुका है, क्या आगे किसानों, वो किसान जो कि निचले तबके के आते हैं, जिनके पास ज्यादा जो किसाने नहीं है, क्या उनके लिए कुछ रास्ता दिखाई देगा, या फिर हम ये मान लें कि अगले 5-6 सालों तक उनको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, जिस आधार पर थे वो उसी आधार पर रहेंगे? यदि सरकार कुछ नहीं करती है तो लोगों को स्टेप लेना होगा और सरकार को ध्यान देना ही होगा। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें देखा कि जो किसान है उनका जो कृषि जो छोड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा छोड़ रहे धीरे धीरे, और 2040 या 50 धीरे धीरे कृषि करने वाले लोग 50% बचेंगे। ठीक है, मेरे पास ये आंकड़ा है। क्या सरकार केवल 50% लोगों से पूरा देश, इतना बड़ा देश है, वो उसका पालन कर सकती है? उसे करना ही होगा, सरकार को रिफॉर्म करना ही होगा। इसीलिए सरकार ने इन कानूनों को लाया भी था। आगे दो चार चीजें और शामिल होनी थी जो सरकार ने नहीं किया, उनके बारे में मैं जैसे बात करना चाहूंगा। अभी जैसे एक ट्रेंड देख रहे हैं, 2011 जनगणना का ही है कि गांव की जो संख्या है ना उसमें वृद्धि में डाउनफॉल देखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी समय तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और आप लोगों ने इन सारी चीजों को देखा है। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने स्तर पर जो भी रिसर्च हो सकता है रिसर्च करिए, जानिए, और आपके सजेशंस जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस चीज को लेकर के जो भी आपके प्रश्न हैं आप उन्हें पूछ सकते हैं। जो भी हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ दोस्त हमारे यहाँ पर जुड़े हुए थे, उन सारे सवालों के जवाब अगर आपके कुछ है तो वो उपलब्ध करा देंगे आपको कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।